हाय एवरीवन। तो आज हम लोग कवर करेंगे कि CAPF-AC 2019 में फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछे गए थे उस हर एक क्वेश्चन को हम लोग विथ डिटेल सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट करने वाले हैं। पूरा डिटेल सॉल्यूशन के साथ इस पूरे लेक्चर में कवर हो जाएगा कि कोई भी ऑप्शन अगर सही है तो क्यों सही हो रहे हैं ये भी हम लोग देखेंगे, अगर कोई ऑप्शन रॉन्ग हो रहा है तो क्यों रॉन्ग हो रहे हैं, इस मेथड को भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। क्लियर है? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और आगे जाने से पहले अगर कोई भी डाउट रहता है तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इसमें मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, यहाँ पे पूरा PDF नोटिफिकेशन हर चीज़ जो है अपलोड हो जाता है, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर 2019 में फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछे गए थे हर एक सिंगल क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन है कि नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला was converted into a grid center of volcanicity। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक बार वीडियो को पॉज कर लो और अपने लेवल में इसको एक बार ट्राई करना कि सही मार्क कर सकूं। एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, बाकी तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ही करेंगे। तो बताओ। तो देखो, सबसे पहले काम करते हैं, इसका टाइम पीरियड को हम लोग कवर कर लेते हैं, है ना, जिससे क्या है इजीली क्लियर हो जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले हम लोग पूरा जियोलॉजिकल जब टाइम स्केल कवर करते हैं तो इसको 4 इकोस में बांटे जाते हैं, इयोन्स में बांटे जाते हैं एक्चुअली 4 इयोन्स। क्योंकि देखो, जियोलॉजिकल टाइम पीरियड का बात करते हैं तो बहुत लंबा है ना। अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, फिर इंड कैसे होगा, प्रेजेंट डे क्या सिनेरियो है, इसका जब टाइम पीरियड देखोगे तो बहुत इसका लंबा टाइम पीरियड होता है। तो इसीलिए हमारे जो कन्वीनियंट के लिए जो है 4 इकोन्स में डिवाइड किए हैं। और इस 4 इकोन्स हैं इसको सेपरेटली तरीके से 3 ईरास में डिवाइड किए हैं, और 3 ईरा को और जो है सब डिवाइड किए हैं, जिससे हम लोग पीरियड कंसिडर करते हैं। अब देखो, एक जो है यहाँ पे ईरा आता है ना, एक ईरा आता है जिस ईरा को हम लोग क्या बोलते हैं, मेसोजोइक ईरा बोलते हैं। ठीक है, और यही मेसोजोइक ईरा में जो है ह्यूमन सेटलमेंट हो गया, इस तरह के जो है सिनारियो देखने को मिलता है। ठीक है, और इसी मेसोजोइक जो ईरा है इसको हम लोग पीरियड में डिवाइड किए हैं। और एक पीरियड कौन है, क्रेटासियस पीरियड है, यहाँ पे जो बोले गए हैं ना, क्रेटासियस पीरियड है। अब यही क्रेटासियस पीरियड में जब अर्ली क्रेटासियस पीरियड देखने को मिलेगा, वहीं से वोल्केनिसिटी को फिनोमेना देखने को मिलता है इंडियन पेनिनसुला में। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन जो ए आ जाएगा। बाकी मिड क्रेटेसियस पीरियड हो गया, स्टार्टिंग हो गया, या फिर होल हो गया, यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। जब इंड हुआ है क्रेटेसियस पीरियड का तो वहाँ पे जो है ग्रिड सेंटर ऑफ वोल्केनिसिटी देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि 50 क्वेश्चन है, इसको बताना है कि फ्रेटोफाइट्स आर दी प्लांट एडॉप्टेड टू ग्रो। सबसे पहले क्या होता है फ्रेटोफाइट्स, ये कवर कर रहे हैं, फिर बाकी ऑप्शन में आएंगे। तो एक बार वीडियो को पॉज करके अपने लेवल में ट्राई करो। ये जो फ्रेटोफाइट्स हैं एक्चुअली ये एक टाइप का प्लांट है। ठीक है, एक टाइप का प्लांट है जिसका रूट को अगर देखोगे तो डीप रूटेड सिस्टम देखने को मिलता है। जो वाटर टेबल होता है, ग्राउंड वाटर टेबल, वहाँ तक चले जाते हैं और वाटर को डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और इसका जो कॉमन फीचर देखोगे तो ये मोस्टली जो हमें देखने को मिलता है एरिड रीजन हो गया है ना, या फिर जो सेमी एरिड रीजन है वहाँ पे जो है अधिकतर देखने को मिलता है। जैसे कि फ्लड प्लेन एरिया है जहाँ पे फ्लड फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं, वहाँ पे ये प्लांट को देखने को मिलता है। या फिर जो रिवर हो गया तो रिवर के किनारे हैं, वहाँ पे जो है इस प्लांट को देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बोले हैं कि मॉइस्ट शेडेड प्लांट, नहीं, मॉइस्ट शेडेड प्लांट नहीं है ये सेमी एरिया, सेमी एरिड रीजन, यहाँ पे इस प्लांट जो है इसको देखने को मिलते हैं। और ये भी याद रखना कि ये एरिड रीजन में मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये ड्रॉट रेसिस्टेंट है। अगर वहाँ पे सूखा भी पड़ जाता है तो ये प्लांट अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, फिर रॉकी इन्वायरमेंट में ये नहीं मिलता, ये एरिड एंड सेमी एरिड इन्वायरमेंट में ही मिलता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखो, एक चीज़ यहाँ पे लिखा गया है एक्टिव वोल्केनिक लावा, ये गलत है। कॉमन सेंस हम लोग लगा सकते हैं। खुद सोचो कि लावा है, अब लावा में गरम पूरा क्या मिलने वाला है, रॉकी मिलने वाले हैं। अब कोई इतना ज़्यादा टेम्परेचर में है ना, कोई प्लांट जो है सर्वाइव कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? तो डी तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में एज अ नोट्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है ना, टेलीग्राम चैनल का, यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो ये कुछ और एग्जांपल हैं, जैसे कि टेमरिक्स हो गए, है ना, पॉपुलस हो गए,
तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि इस तरीके से प्लांट है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। 62 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट एक्ट डिवाइडेड फॉरेस्ट ऑफ द इंडियन इंटू रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट। ये जो 4 फॉरेस्ट एक्ट दिए गए हैं इसमें से ये बताना है कि कौन सा इसमें से जो एक्ट है वो जो फॉरेस्ट है इंडिया का उसे डिवाइड किए गए हैं रिजर्व में, प्रोटेक्टेड में और विलेज फॉरेस्ट में, ये बताना है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। जो फॉरेस्ट एक्ट 1878 है इसमें डिवाइड किए गए हैं कि इतना एरिया रिजर्व होगा, ये जो फॉरेस्ट एरिया है ये है प्रोटेक्टेड एरिया में आएगा, ये विलेज फॉरेस्ट में आएगा। अब देखो आंसर तो हमें पता चल गया, लेकिन हमें जितना भी फॉरेस्ट एक्ट हैं जैसे कि 1864 हो गया, 65 हैं, 66 हैं, इसको थोड़ा हम लोग यहाँ पे ब्रीफली तरीके से ओवरव्यू ले लेते हैं। क्या पता कि आगे अगर क्वेश्चन आए तो 1864 से क्वेश्चन पूछ ले फॉरेस्ट एक्ट वाले, या फिर फॉरेस्ट एक्ट 1865 से क्वेश्चन पूछ ले। तो सबसे पहले थोड़ा गो थ्रू हम लोग कर लेते हैं। पहला जो फॉरेस्ट एक्ट है जो कि 1864 ये है जो है ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश टाइम के समय में इसे लाए गए थे। तो इसका बैकग्राउंड था क्या, बैकग्राउंड पढ़ने से पहले हम ये कवर करने इसका ऑब्जेक्टिव थे क्या। तो ये डिक्लेयर किए हैं सर्टेन फॉरेस्ट एज अ रिजर्व, है ना, रिस्ट्रिक्टिंग देयर यूज टू गवर्नमेंट। फिर जैसे कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे कटिंग हो रहा है, कटिंग के साथ साथ सेल कर रहे हैं उसको, है ना, टिम्बर वहाँ से कटिंग करके ला रहे हैं, हाई प्रॉफिट में उसको बेच रहे हैं, है ना, हाई कॉस्ट में बेच रहे हैं। तो इसको जो है रोक करने के लिए, रिड्यूस करने के प्लस रेगुलेट करने के लिए फॉरेस्ट एक्ट 1864 को यहाँ पे लाए गए थे। ठीक है। फिर बाकी जो फॉरेस्ट एक्ट जो 1865 है जिसका जो प्रोविज़न लाए गए थे कि जो एक्ट हैं गवर्नमेंट कंट्रोल में, द एक्ट एम्पावर टू गवर्नमेंट टू डिक्लेयर एनी फॉरेस्ट एरिया, ये बोले गए थे 1865 में। फिर प्रोहिबिशन जैसे कि कटिंग ट्री हो गया, इसमें रोक लगाए गए थे। फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस है, जो फॉरेस्ट में जितना भी प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसको विदाउट परमिशन वहाँ पे ले नहीं जा सकते, ला नहीं सकते, ये भी इसमें प्रोहिबिशन लगाए गए थे। तो इस तरीके से क्या है प्रोहिबिशन यहाँ पे लगाए गए थे। फिर फॉरेस्ट प्रोड्यूस डेफिनेशन लाए गए थे जैसे कि टिम्बर, बम्बू एंड द अदर रिसोर्स ऑफ द इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट वर इंक्लूड किए गए थे इसमें। जब फॉरेस्ट प्रोड्यूस डेफिनेशन लाए गए थे उसमें से हो गया टिम्बर, हो गया बम्बू, ये सब चीज़ को यहाँ पे इंक्लूड किए गए थे। इसका पर्पस वही था कि कंसोलिडेट कर सके गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट को, फॉरेस्ट रिसोर्सेस में गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, इस तरीके से यहाँ पे पर्पस लाए गए थे। इसका पर्पस यही था कि जो है अनऑथराइज कटिंग ना हो, कटिंग करके उसको हाई कॉस्ट में ना सेल कर पाए। तो ये पर्पस था इसका 1865 का। ठीक है। फिर आता है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1866। इसका जो पर्पस था वही कि फॉरेस्ट जो है उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सके, जितना भी इलीगली तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है फॉरेस्ट का उसको यहाँ पे रिड्यूस कर सके। क्लियर है। और इसका भी कोई प्रोविज़न है जैसे कि इम्पावर द कॉलोनियल गवर्नमेंट टू डिक्लेयर एनी फॉरेस्ट लैंड एज अ गवर्नमेंट फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट लैंड है उसे गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं इस एक्ट के थ्रू, जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है 1866 के थ्रू। प्रोहिबिशन क्या क्या लगाए गए थे कि अनऑथराइज फेलिंग ऑफ ट्री, कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट फूड है, अनऑथराइज तरीके से इसको कलेक्ट नहीं कर सकते, नहीं इसको सेल कर सकते हो, ये लाए गए थे 1866 में, इतना सब प्रोविज़न को। फिर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878, और इसी एक्ट के थ्रू जो है फॉरेस्ट को 3 तरीके से क्लासीफाई किए गए थे। पहला था रिजर्व फॉरेस्ट, सेकेंड थे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, थर्ड थे विलेज फॉरेस्ट। तो रिजर्व फॉरेस्ट में जो कि स्ट्रिक्टली थे अंडर स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल, लोकल पीपल हैव नो राइट अनलेस स्पेसिफिकली अलाउड। तो यहाँ पे जो रिजर्व फॉरेस्ट हैं तो लोकल पीपल को भी यहाँ पे योगदान नहीं देने दिए। ठीक है। मतलब जो लोकल पीपल है वो भी यहाँ से कुछ भी चीज़ जो है कलेक्ट नहीं कर सकते। प्रोहिबिटेड फॉरेस्ट में बोले गए थे कि गवर्नमेंट रेगुलेट यूजेज सम लोकल राइट यहाँ पे दिए गए थे। जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं यहाँ पे थोड़ा राइट दिए गए थे। फिर विलेज फॉरेस्ट है, इसका मतलब होता है कि जो ग्रुप ऑफ विलेज हो गया या फिर कम्युनिटी हो गए वो जो है उस फॉरेस्ट को यहाँ पे मेंटेन करेंगे। तो इस तरीके से जो है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878 में इसको डिवाइड किए गए थे। ठीक है, जो कि आंसर यही है। समझ आया क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द अर्थ इज नॉट इंक्लाइंड टू इट्स ऑर्बिट, तो इसके वजह से क्या होता।
कॉन्सेप्चुअल बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखो इसमें क्या है कि हमें तो इतना पता है कि जो अर्थ हैं अपने एक्सिस में 23.5 डिग्री जो है टिल्टेड है। तो इससे कौन कौन सा फिनोमेना देखने को नहीं मिलता है ये बताना है। तो नॉट पूछे गए हैं। ऑप्शन स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन है कि ड्यूरेशन ऑफ द ईयर वुड बी लॉन्गर, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये तो सही हो जाएगा। ये एक्सिस टिल्टियल हैं, जो टिल्ट हैं इसकी वजह से क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ द ईयर यहाँ पे लॉन्ग है। देखो यहाँ पे जो ये एरिया है, ये एरिया में अगर सन का रेडिएशन आ रहा है प्लस ये एरिया देखोगे तो यहाँ पे सन का रेडिएशन नहीं आ रहा है, तो डे और नाइट जो है इसका फिनोमेना देखने को मिलता है। प्लस यहाँ पे ये टिल्टेड है, ठीक है, ये टिल्टेड है तो इसके वजह से क्या है, जो ईयर है ये लॉन्गर अपने को महसूस होता है। पहला तो सही है। फिर समर वुड बी वार्मर, ये भी ऑप्शन सही है। समर जो है वार्मर देखने को मिलता है। कैसे, क्योंकि ये जो है सन हो गया, अब सन जो है डायरेक्टली रेडिएशन यहाँ पे आएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है जिस पार्ट में जो है सन का रेडिएशन जाएगा, प्रकाश जाएंगे तो वहाँ पे गर्मी फील होगा ही होगा। सेकेंड ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। फिर देयर वुड बी नो चेंज ऑफ द सीज़न, देयर वुड बी नो चेंज ऑफ द सीज़न, ये गलत है। सीज़न कब चेंज होता है, ये हो गया सन और ये हो गया अर्थ। अर्थ जब सन के चारों तरफ जो है रिवॉल्यूशन करते हैं तब सीज़न चेंजेस देखने को मिलता है। ठीक है, जो यहाँ पे बोले गए हैं कि इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द अर्थ इज नॉट इंक्लाइन, तो इंक्लाइन से सीज़न चेंज का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सीज़न चेंज कब होता है, जब सन के चारों तरफ जो है रिवॉल्यूशन करते हैं अर्थ, तब सीज़न चेंज होता है। बाकी जो है विंटर वुड बी लॉन्गर, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। किसके वजह से होता है, क्योंकि अपने एक्सिस में टिल्ट है। पूरा जो है फिजिकल ज्योग्राफी जब कवर करेंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। तो इसमें जो है नॉट करेक्ट पूछे गए हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया, पूरा ऑप्शन भी क्लियर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 72, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ जमान आर्कीपिलागो। आर्कीपिलागो क्या होता है, आर्कीपिलागो का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ आइलैंड, जैसे कि कोई भी जगह है तो 15 आइलैंड या फिर 2500 आइलैंड, ये पूरा ग्रुप ऑफ आइलैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्कीपिलागो बोलते हैं। तो जापान वही है, ग्रुप ऑफ आइलैंड से बना हुआ है ना, वहाँ पे भी अलग अलग डिफरेंट आइलैंड है। तो सबसे जो है बिगेस्ट आइलैंड ये पूछे गए हैं, ये बताना है। तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। होन्जू जो है यहाँ पे बिगेस्ट आइलैंड है। बाकी और कुछ फैक्ट्स अगर इससे रिलेटेड याद रखना है, जैसे कि होन्जू हो गया लार्जेस्ट आइलैंड है, कंटेन मेजर सिटी जैसे कि टोक्यो हो गया, ओसाका हो गया, क्योटो हो गया। फिर होकाइडो जो है ये भी एक आइलैंड है ना, जापान का, जापान आर्कीपिलागो का एक आइलैंड है, जो कि नदर्न मोस्ट आइलैंड पड़ता है, कोल्डर क्लाइमेट देखने को मिलता है। फिर क्यूसी जो है ये सदर्न आइलैंड है ना, वोल्केनिक एक्टिविटी हो गया, फर्टाइल सॉइल देखने को मिलता है। तो इस तरीके से कुछ 4 जो है मेजर आइलैंड यहाँ पे लिखे गए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सोरोनन इज, ये सोरोनन है क्या, इसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है। तो देखो जो सोरोनन है ये होता है डिजर्ट एरिया है नॉर्थ अमेरिका का। कैसे, ये तो बोलते हैं सोरोनन, ये तो फैक्ट हो गया। अब ये देखो नॉर्थ अमेरिका में डिजर्ट कैसे, ये कॉन्सेप्ट आता है। तो देखो अमेरिका का जब लोकेशन देखोगे है ना, ये अमेरिका हो गया, तो अमेरिका का जब लोकेशन देखेंगे तो अमेरिका जो है पोलर साइड आता है ना, इक्वेटर से बहुत दूर आता है। तो एक्चुअली रीज़न ये है कि जो सन का रेडिएशन है डायरेक्टली जो है नदर्न अमेरिका तक नहीं पहुंच पाते हैं, है ना। जो सन का रेडिएशन है तो जो नदर्न अमेरिका वहाँ पर डायरेक्टली नहीं पहुँचते, स्लेंटिंग तरीके से पहुँचते हैं। तो जब डायरेक्टली नहीं पहुँच रहे हैं, सन का प्रकाश अच्छे से नहीं जा रहे हैं इस अमेरिका में, तो यहाँ पे क्या होगा, सन का प्रकाश ना आने की वजह से जो है रेनफॉल नहीं होगा। या तो सीधा से समझो कि सन का प्रकाश जो है अर्थ में या फिर जो है अमेरिका में न जाने से एक तो इवोपरेशन नहीं होगा, इवोपरेशन नहीं होगा तो कंडेंसेशन नहीं होगा, कंडेंसेशन नहीं होगा तो रेनफॉल नहीं होगा, अब रेनफॉल नहीं होगा तो वेजिटेशन नहीं होगा। तो ये सब चीज़ जो है कुछ भी नहीं होगा, तो डायरेक्टली ये जो है डिजर्ट एरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो सोरोनन जो है डिजर्ट एरिया है नॉर्थ अमेरिका का, तो इस चीज़ को यहाँ पे माइंड में रखना। क्लियर है। इसका जो है सोरोनन है ज्योग्राफी क्या है, तो नदर्न अमेरिका हो गया। फिर और अगर देखोगे तो जैसे कैलिफोर्निया हो गया, सोरोना हो गया, यहाँ पे देखने को मिलता है।
यहाँ पे हॉट डिजर्ट क्लाइमेट देखने को मिलता है विथ वेरी हाई टेम्परेचर इन समर। अब देखो यहाँ पे समर में हाई टेम्परेचर चले जाते हैं। अब मैं बताया क्या कि यहाँ पे टेम्परेचर नहीं पहुँचता, लेकिन क्या अर्थ भी तो रोटेट कर रहा है। तो अर्थ रोटेट कर रहा है तो एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे टेम्परेचर दिखता है, टेम्परेचर मिलता है। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान देना। चलो समझ आ गई ये चीज़। नेक्स्ट देखो 77, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द वियना कन्वेंशन एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या इसका मेन जो है ऑब्जेक्टिव है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एक बार दोनों को क्या है थोड़ा ब्रीफली हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जो वियना कन्वेंशन है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर के लिए लाए गए थे। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज जब रेडिएशन आता है तो उसको रोकने के लिए ओजोन लेयर है, तो ओजोन लेयर को हम लोग प्रोटेक्ट कर सके, इसके लिए जो है 1985 में वियना कन्वेंशन लाए थे। और इसका मेन मकसद वही था कि ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, ये समझ आ गया। फिर जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि सब्सटेंड दी डेप्लेट दी ओजोन लेयर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये भी उसी के रेस्पेक्ट में लाए गए थे कि जो ओजोन लेयर है उसी हम लोग रिड्यूस कर सके। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन ऑफ दी ओजोन लेयर। बाकी जो इससे रिलेटेड डिटेल्स हैं ये पूरा लिखा गया है, जैसे कि वियना कन्वेंशन के बारे में, इट इज़ अ फ्रेमवर्क ट्रीटी। मीनिंग इसका है कि सेट जनरल प्रिंसिपल बट डज नॉट इम्पोज बाइंडिंग। देखो रूल्स हैं, रेगुलेशन है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा फोर्स तरीके से या फिर बाइंडिंग है, ये चीज़ करना है मतलब करना है, ऐसा ये नहीं है। ठीक है, फिर फोकस करेंगे रिसर्च में, डाटा शेयरिंग, नेशनल एक्शन प्लान, जिसके थ्रू डाटा शेयरिंग के थ्रू जो है ठीक तरीके से अपने लेवल में है ना, कंट्री लेवल में जो है बेस्ट टू बेस्ट पॉलिसी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकें। तो इस तरीके से वियना कन्वेंशन है। बाकी ये चीज़ सब लिखा गया है ना, तो एक बार अपने लेवल में इसको रीड करोगे तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं 95 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल इन द एरिया ऑफ ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट बायोम। ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट बायोम कौन सा इसमें नहीं आता है, ये पूछा है। इस क्वेश्चन को करने का एक अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले बोले गए हैं ट्रॉपिकल एरिया। अब हमें तो ट्रॉपिकल एरिया पता है कैसे, देखो ये अर्थ हो गया है ना, इसको दो भाग में डिवाइड करते हैं, बीच जो 0 डिग्री इक्वेटर है, ऊपर चले जाओ 23.5, नीचे आ जाओ 23.5। तो हम लोग 5 डिग्री से 23.5 या फिर थोड़ा ऊपर, इस एरिया को जो है हम लोग ट्रॉपिकल एरिया जो है कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जितना ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन ऑप्शन ऐसे हैं जो कि ट्रॉपिकल एरिया में नहीं आता। देखो तो ट्रॉपिकल एरिया मतलब थोड़ा टेम्परेट देखने को मिलेगा वहाँ पे, है ना। कौन नहीं आता, नॉर्थ अमेरिका, साउथ वेस्ट अमेरिका, ये जो है ट्रॉपिकल एरिया में नहीं आता, क्योंकि ये जो है बहुत ऊपर देखने को मिलता है अमेरिका का लोकेशन। इसका आंसर जो हो जाएगा डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। प्लस यहाँ पे बोले गए हैं, ये तो ऐसे ही हो गया है ना, ट्रॉपिकल अगर पता है और थोड़ा मैप अगर पता है तो यहाँ से क्लियरली कर लेते हैं। फिर ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट बायोम बोले गए हैं। डिसिडियस का मतलब होता है कि जो है उस टाइम या फिर ट्रॉपिकल एरिया जो है एक सीज़न आता है, उसमें अपना जो पत्ती है ना, जो अपना लिप्स है उसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं बोल सकते हो, या फिर रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, सिंगल लैंग्वेज में कि अपना जो पत्ती है, ट्रीज हैं, शेड कर देते हैं अपने लीव्स को सीजनली, या फिर सीजनली का बात करोगे तो ड्राई सीजन हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी जो है कौन कौन सा लोकेशन अगर देखोगे तो जैसे कि एशिया में ट्रॉपिकल डिसिडियस लोकेशन इंडिया हो गया, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड है ना। अमेरिका में बात करोगे तो देखो ब्राज़ील, मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका, लेकिन जो आंसर है नॉर्थ वेस्टर्न या फिर साउथ वेस्टर्न, ये वाला अमेरिका का बात की है। ठीक है, अमेरिका में जाता है लेकिन साउथ वेस्ट नॉर्थ अमेरिका यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। क्लियर है, तो ये भी इसमें लोकेशन भी है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में नदर्न ऑस्ट्रेलिया हो गया, अफ्रीका में वेस्ट अफ्रीका, मेडागास्कर, पार्ट ऑफ सेंट्रल अफ्रीका, यहाँ तक जो है हमें ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलता है। समझे। चलो बाकी जो है क्लाइमेट से रिलेटेड कितना होता है, वेजिटेशन, फ्लोरा, फौना, ये सब जो है नोट्स के फॉर्म में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 जो कि डोल्ड्रूम, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये बताना है कि डोल्ड्रूम है क्या। ठीक, देखो ये रहा अर्थ हम ये हो गया 0 डिग्री जिसे हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। तो 0 डिग्री के 5 डिग्री नॉर्थ में चले जाओ
और 5 डिग्री जो है साउथ में चले जाओ। इसी एरिया को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, डोल्ड्रूम कंसिडर करते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर देखोगे तो बहुत ज़्यादा काम टेम्परेचर देखने को मिलता है और यहाँ पे प्रेशर भी बहुत कम होगा, है ना, ज़्यादा प्रेशर देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सन है, सन का रेडिएशन डायरेक्टली इक्वेटर में पड़ता है, तो यहाँ पे इक्वेटर में पड़ता है मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होता है। टेम्परेचर ज़्यादा मतलब लो प्रेशर डेवलप होता है, ठीक है। टेम्परेचर ज़्यादा मतलब जहाँ टेम्परेचर हो वहाँ लो प्रेशर डेवलप होता है। तो इसी की वजह से क्या है, यहाँ पे जो है लो टेम्परेचर हो गया, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, काम विंड जो है देखने को यहाँ पे मिलते हैं। इसी एरिया को हम लोग ITCZ भी कंसिडर करते हैं, ठीक है। ITCZ भी हम लोग कंसिडर करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। अब यही से जो है इसी एरिया को डोल्ड्रूम बोलते हैं। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये बताना है। देखो, पहला है कि इक्वेटोरियल काम एरिया है, सही है, अभी ही बताया कि ये इक्वेटोरियल काम एरिया है क्योंकि इसमें इन्फ्लुएंसिंग ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि काम एंड लाइट विंड, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है क्योंकि देखो इक्वेटोरियल रीजन है। इक्वेटोरियल रीजन होने के कारण क्या है कि सन का रेडिएशन डायरेक्टली आता है, तो सन का रेडिएशन डायरेक्टली आ रहा है मतलब लो प्रेशर यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं। तो लो प्रेशर क्या होगा, लाइट विंड, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे रोरिंग 40s, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है, ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता। जो रोरिंग 40s है एक्चुअली ये स्ट्रॉन्ग विंड है, विंड को यहाँ पे बोलते हैं, जो कि मोस्टली हम लोग कंसिडर करते हैं 40 डिग्री 50 डिग्री जो लैटीट्यूड होता है वहाँ पे ये देखने को मिलता है, स्ट्रॉन्ग विंड होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट जो है फोर्थ है कि वेरिएबल बोथ इन पोजीशन एंड इन एक्सटेंट, ये होता है क्या, बिल्कुल सही है। जैसे कि ये एरिया का अगर बात करोगे, जब समर आता है तो थोड़ा नॉर्थ में जो है शिफ्ट हो जाते हैं, जो है विंटर आएगा तो साउथ में शिफ्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पे शिफ्टिंग पैटर्न देखने को मिलता है, ठीक है। ITCZ वही तो है जो कि लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है, लो प्रेशर बेल्ट बनता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ITCZ बोलते हैं, जो कि लो प्रेशर एरिया होता है। तो इस हिसाब से जो है 1 to 4 ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन जो ए ऑप्शन है ये करेक्ट है, बाकी यहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है। समझ आ गया डोल्ड्रूम के बारे में। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। इसी के बारे में वही है कि अगर इक्वेटोरियल रीजन है तो विंड देखोगे तो वेरी वीक मिलेगा, लाइट काम है, प्रेशर यहाँ पे लो प्रेशर देखने को मिलेगा, टेम्परेचर जो है हाई देखने को मिलेगा, 25 से 28 डिग्री थ्रू आउट रहता ही रहता है। ह्यूमिडिटी वेरी हाई है ना, 80 to 90%। वेदर पैटर्न में फ्रिक्वेंट थंडर स्टॉर्म, हैवी रेनफॉल, ये सब चीज़ देखने को मिलता है यहाँ पे। तो ये तो रहा कुछ इक्वेटर से का कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब 98, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेलियोक्लाइमेटिक जियोलॉजिकल इंडिकेटर। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन का बेसिक मीनिंग यही है कि जब अर्थ का ओरिजिन हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, तो इवोल्यूशन से लेकर अभी तक कैसा क्लाइमेट जो है चेंजेस देखने को मिला है, पहले कैसा क्लाइमेट था, अभी कैसा क्लाइमेट है, उसी के बारे में यहाँ पे पूछे गए हैं कि कौन सा क्लाइमेट चेंज हुआ है उसके बारे में नहीं बताते हैं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो कौन सा नहीं बताता है ये बताना है अपने को, ठीक है। तो ट्राई करो तो एक बार वीडियो को पॉज करके कौन सा ऑप्शन यहाँ पे गलत है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि खुद सोचो, आइस सीट है, आइस कवर है, कि कैसे पहले क्लाइमेट था अभी कैसा क्लाइमेट है इसके बारे में ये नहीं बता पाएंगे। देखो पहले आइस जिस तरीके से फ्रीज होते हैं अभी ही वैसे ही फ्रीज होते हैं, ऐसा थोड़ा ना कि पहले आइस जो है फ्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर है, ज़्यादा टेम्परेचर है तब वहाँ पे फ्रीज हो रहा है, कम टेम्परेचर है तो फ्रीज नहीं हो रहा है, ऐसा केस तो नहीं होगा, है ना। तो ये जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। बाकी जैसे कि लक्सराइन डिपॉजिट का बात कर लो, इओपोराइट डिपॉजिट, सेडिमेंट्री डिपॉजिट, इससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि पहले कैसे सेडिमेंट्री डिपॉजिट थे। अगर सेडिमेंट्री हो गया या फिर रॉक पैटर्न को पहले देखोगे तो वहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा प्रेजेंट डे के रॉक में। क्यों? क्योंकि पहले का रॉक और अभी का रॉक और उससे रिलेटेड जो क्लाइमेट चेंज थे, पहले का क्लाइमेट चेंज तो डिफरेंट तरीके से जो है रॉक देखने को मिलेगा, अभी क्लाइमेट चेंज हुआ है तो अभी का जो रॉक है वो डिफरेंट तरीके से देखने को मिलेंगे। तो यही रीज़न है यहाँ पे कि आइस सीट जो है आइस कवर है ये नहीं बता पाते, बाकी जो ऑप्शन है वो तो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो बाकी इसी के बारे में और लिखे गए हैं कि जियोलॉजिकल इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ग्लेशियर डिपॉजिट हो गया, यहाँ पे ग्लेशियर डिपॉजिट है, ठीक है। आइस सीट के बारे में बात नहीं किए हैं। फिर इरेटिक बोल्डर्स हो गए, है ना, लॉस डिपॉजिट हो गया, है ना, फोजिलाइड्स कोरल रिप्स हो गए,
फिर बाकी पीट्स एंड कोल डिपॉजिट, है ना, मैराइन सेडिमेंट हो गया, लाइम स्टोन हो गया, ये सब चीज़ जो है क्लाइमेट के बारे में बताते हैं कि कैसे क्लाइमेट चेंज हुआ। क्योंकि देखो क्लाइमेट चेंज होगा मतलब डिफरेंट जो डिपॉजिट हैं वहाँ पे भी चेंजेस देखने को मिलेगा। ठीक है, पहले क्लाइमेट में अगर कोई डिपॉजिट है उसको 5 साल लग रहा है, तो जब क्लाइमेट चेंज होगा तो वहाँ पे 10 साल लग जाएगा। तो यहाँ से हम लोग डिफरेंसेस लगा सकते हैं, डिफरेंसेस जो है समझ सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इनर प्लानेट। कौन सा रिप्रेजेंट करता है? शुरू के जो 4 प्लानेट होता है उसे इनर प्लानेट बोलते हैं, बाकी के जो 4 अगला प्लानेट हैं उसे हम लोग आउटर प्लानेट बोलते हैं। और ध्यान रखना जो इनर प्लानेट है, इनर प्लानेट में पूरा जो सरफेस मिलेगा और रॉकी सरफेस देखने को मिलेगा। रॉकी सरफेस के साथ अगर बात करोगे डेंसिटी का, तो डेंसिटी भी हाई देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन हैबिट है ना, ह्यूमन रहते हैं, तो ह्यूमन रह रहे हैं जिसके अर्थ का कंसीडर करोगे तो यहाँ पे पूरा सरफेस एरिया देखने को मिलता है। सरफेस एरिया के साथ पूरा डेंसिटी हाई तो होगा ही होगा, प्लस ह्यूमन एक्टिविटी देखने को मिलता है, तो ऑटोमेटिकली जो है डेंस देखने को मिलेगा, डेंसिटी देखने को मिलेंगे। लेकिन आउटर प्लानेट का जो सरफेस है मोस्टली जो है गैसियस सरफेस देखने को मिलता है, तो गैसियस की वजह से जो डेंसिटी है वहाँ लो देखने को मिलते हैं आउटर प्लानेट में। तो यहाँ पे 111 में कौन सा यहाँ पे डेफिनेशन सूटेबल हो रहे हैं ये बताना है। तो जो बी ऑप्शन है प्लानेट बिटवीन सन एंड द एस्ट्रॉइड बेल्ट, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसी तक हम लोग जो है इनर प्लानेट कंसीडर करते हैं, तो इसमें जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मरकरी हो गया, वेनस, अर्थ, मार्स, उसके बाद मार्स आया, मार्स के बाद जुपिटर आ जाएगा। ठीक है, तो मार्स और जुपिटर के बीच कौन सा बेल्ट है? एस्ट्रॉइड बेल्ट है। और एस्ट्रॉइड बेल्ट के पहले तक पूरे को, जैसे मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, इसे हम लोग बोलते हैं इनर प्लानेट। फिर एस्ट्रॉइड बेल्ट के आगे जैसे कि जुपिटर, वेनस, ये सब चीज़ आएगा, वेनस तो नहीं आएगा, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, ये सब आएगा, तो उसको हम लोग आउटर प्लानेट कंसीडर करते हैं। ठीक है, समझ आ गया। इनर प्लानेट को हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लानेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका जो सरफेस है ये रॉकी सरफेस होता है। ठीक है, रॉकी सरफेस देखने को मिलते हैं। समझ आ गया इनर प्लानेट क्या होता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, इसमें जो है मैप है। अब मैप में बस जस्ट अपने को मैपिंग बस करना है, तो कौन सा ऑप्शन कैसा होगा, कहाँ होगा, एक बार अपने से मैप करो। जैसे अगर बात करोगे पेनार का, तो पेनार यहाँ पे होता है ना, ये पेनार ये वाला है, ए का यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर वैगई का देखोगे तो वैगई सबसे नीचे देखने को मिलेगा, है ना, केरला साइड देखने को मिलेगा। फिर जो कावेरी है, कावेरी ये जो मिडिल है ना 3rd नंबर का, ये होगा कावेरी। फिर जो कृष्णा रिवर है ये शुरू का है, सबसे पहले वाला जो है ये कृष्णा रिवर है। तो इस तरीके से पेनार हो गया, वैगई हो गया, कावेरी हो गया, कृष्णा रिवर हो गया, ये इसका प्रॉपर लोकेशन है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में कवर कर लेते हैं। जैसे कि पेन्ना रिवर या फिर पेनार रिवर जो कि सदर्न इंडिया में होता है, फ्लो होता है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश स्टेट से। ये ओरिजिन कहाँ का है? कर्नाटका से ओरिजिनेट होते हैं ये। फिर कोर्स अगर बात करोगे तो ईस्टर्न वर्ड आंध्र प्रदेश साइड ये जो है इसका कोर्स होता है। ट्रिब्यूटरी याद रखना, जिसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गया, फिर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गया, क्योंकि ट्रिब्यूटरी से बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। वैगई रिवर के बारे में बात करोगे तो ये फ्लो होता है तमिलनाडु, सदर्न इंडिया में। इसका ओरिजिन अगर देखोगे तो वेस्टर्न घाट है, केरला तमिलनाडु एरिया जो है वहाँ पे इसका ओरिजिन हम लोग देखते हैं। फिर इसका भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी याद रखोगे, है ना, जैसे कि सुरुलियार हो गया, वराह नदी हो गया। फिर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में किरुधुमाल हो गया, मंजल हो गया। ठीक है, फिर कावेरी के बारे में थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं। तो कावेरी फ्लो थ्रू कर्नाटका रिवर से तमिलनाडु रिवर जो सदर्न इंडिया में वहाँ से बहते हैं, और इसका जो सोर्सेज हैं वेस्टर्न घाट को ही हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं। प्लस साथ में इसका ट्रिब्यूटरी से अगर देखोगे तो लेफ्ट बैंक में हेमावती हो गया, है ना, फिर राइट बैंक पे जो हो गया काबिनी, भवानी हो गया, रॉयल हो गया, अमरावती हो गया, ये इसका मेजरली राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, फिर लास्ट में जो है कृष्णा रिवर के बारे में अगर देखोगे तो ये महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जो सदर्न इंडिया में है, यहाँ से इसका फ्लो देखने को मिलता है। ओरिजिन लेकिन महाबालेश्वर जो वेस्टर्न घाट में है, महाराष्ट्र, यहाँ से इसका ओरिजिनेट होता है। प्लस मेजरली जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है इसका भीमा हो गया, है ना, घाट प्रभा हो गया, मल प्रभा हो गया। फिर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी का बात करोगे तो तुंगभद्र हो गया, कोयना है ना,
पंचगंगा है, ये इसका मेजरली जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होता है। क्लियर है, समझ आ गया। फिर अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी मैपिंग से ही क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो जो है बॉर्डर ऑफ सिक्किम पूछे हैं और इसका लोकेशन बताएं कि ये सिक्किम स्टेट है, ये दिया गया है, ये मैप जो है सिक्किम का है। अब इसमें से कौन कौन सा बॉर्डर यहाँ पे लगता है ये बताना है, ये भी एक मैप बेस्ड ही है। तो देखो जब मैप को देखोगे, आई होप कि जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हो या फिर ज्योग्राफी पढ़ते हो तो सामने मैप रखते होंगे, है ना, क्योंकि बिना मैप के कैसे पढ़ पाओगे ज्योग्राफी को, क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ोगे तो लोकेशन आएगा, तो लोकेशन समझ आएगा कहाँ पे लोकेटेड है, तभी तो अंडरस्टैंड कर पाओगे, है ना। तो देखो ये जो 4th नंबर लिखा है नेपाल जो है ये 4th नंबर होगा, ठीक है। ये जो नेपाल है इस तरीके से बॉर्डर लगाते हैं सिक्किम में। क्लियर है। भूटान का लोकेशन देखोगे तो ये साइड जो है भूटान देखने को मिलेगा, 1 आएगा, ठीक है। फिर चाइना का देखोगे तो चाइना कौन सी साइड लगता है लोकेशन इसका पता है, तो ये जो 2 नंबर लिखा हुआ ये स्मॉल बॉर्डर शेयर करते हैं ना चाइना के साथ, तो ये हो गया। फिर वेस्ट बंगाल नीचे साइड आता है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर हो गया ना वहीं से टच करते हुए जो वेस्ट बंगाल है उधर आता है, तो इस हिसाब से जो है सी ऑप्शन ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, समझ आया। चलो तो इस तरीके से जितना भी क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना, फिजिकल ज्योग्राफी से CAPFSC में 2019 में जितना भी फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे गए थे हर एक क्वेश्चन को डिटेल सॉल्यूशन के साथ हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किए। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।